DAV e-learning। सो गाइस, आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये प्रोडक्शन फंक्शन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एक नाम हमने पढ़ा था इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। आज हम देखेंगे इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। व्हेन एनी फर्म ऑपरेट्स, इट ऑपरेट्स विद अ सर्टेन स्केल। Economies and diseconomies of scale are those advantages and disadvantages respectively what a firm confronts as and when the scale of operation are changed or within the given scale of operation. Every scale of operation has its own plus point and minus points. These economies were studied by Alfred Marshall. कि ये जो economies and diseconomies of scale है, किसने स्टडी किया है? Alfred Marshall ने किया है। Economies means every plus point, जिसमें एक फर्म ऑपरेट करता है, उस इन्वायरमेंट को हम, जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ ना कुछ हर एक फर्म की एडवांटेजेस भी होंगी, डिसएडवांटेजेस भी होंगी। हर एक चीज का प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स होते हैं, दोनों साइड्स होती हैं। वैसे ही जिस इन्वायरमेंट में एक फर्म ग्रो कर रहा है, एक फर्म अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहा है, उसके कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट्स दोनों होंगे। तो उन्हीं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हम लेके चलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किसने स्टडी किया है? एल्फ्रेड मार्शल। नाउ हम आते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी दो टाइप्स की इकोनॉमिक्स होगी, एक होगी इंटरनल, एक होगी एक्सटर्नल। ठीक, इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। सेम वैसे ही डिसइकोनॉमिक्स के अंदर होगा इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स। इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स क्या होती है? Internal economies of scale are internal to the firm. They are available to the firm which are not affected by any of the exogenous factors but by its own operations on which the firm has its control. These advantages are not inferred by any of the rival firm or industry. According to Professor Marshall, they are open to a single factor or a single firm independently of the actions of the firms. They result from an increase in the scale of production of the firm and cannot be achieved unless the output is increased. They are not the result of inventions of any kind but are due to the use of known methods of production which a small firm does not find worthwhile. कि जो इंटरनल इकोनॉमीज होती है वो हम कैसे गेन कर सकते हैं? जो हमारा खुद का एक फर्म का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, उससे जो हमारी एडवांटेजेस मिलती हैं हमें, वो होती है इंटरनल इकोनॉमीज। इसके अंदर जो भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, हमारे फर्म से बाहर का इन्वायरमेंट है, जो भी हमारी राइवल फर्म्स हैं या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, उनका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनसे कोई भी हमें एडवांटेज नहीं होगा। ना ही जो हमारा एक्सटर्नल अदर इन्वायरमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो सोशल है, उनका कोई रोल नहीं होगा। सिर्फ हमारी फर्म के, एक फर्म के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज है, चाहे वो हमारा मशीनरी है, चाहे वो हमारे खुद की फर्म के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी वजह से, या जो हमारे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी वजह से, इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से जो हमारी एडवांटेजेस हमें हो रही हैं फर्म के अंदर, जो हमें अफेक्ट कर रही है पॉजिटिवली, वो सारी होती है इंटरनल इकोनॉमिक्स। इसके अंदर बाहर का किसी का कोई रोल नहीं है, ना ही कोई अदर फर्म का, ना ही किसी अदर रूल्स एंड रेगुलेशन का जो बाहर से या बाहर के एनवायरनमेंट में लगाई जाती है, उनसे कोई एडवांटेज नहीं होगा। सिर्फ हमारे इंटरनल फर्म के अंदर जो भी अफेक्ट हमें कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स आर दोज बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन which are not generated from within the firm but from the outside firm. These are the benefits which
accrue to the firm because of the growth of the industry or by some other exogenous factors. These benefits are shared by all the firms together. Though some can do it more efficiently or some can do it less efficiently, but these advantages cannot be monopolized by any of the firm or organization. These are related to general environment. External economics. External economics जो बाहर से है, जो बाहर के environment से हमें एडवांटेज मिलती है, वो सारी होती है एक्सटर्नल इकोनॉमिक। ये क्या थी? ये सिर्फ हमारे अकेले इंडिपेंडेंटली फर्म को मिल रहा था। ये प्रॉफिट्स जो हो रहे थे, प्लस पॉइंट्स मिल रहे थे, सिर्फ एक फर्म को मिल रहे थे। लेकिन जो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं, ये हर एक फर्म को इक्वली मिलती हैं, हर एक फर्म को इक्वली पॉजिटिवली फायदा होता है यहाँ पे। लेकिन ये डिपेंड करता है उस फर्म पे कि वो उन इन्वायरमेंट के अंदर जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसको कितना एफिशिएंटली लेती है। जो फर्म इसको ज़्यादा एफिशिएंटली लेंगे उनको ज़्यादा एडवांटेजेस होंगी, जो इसको लेस एफिशिएंटली काम करेंगे उसको कम फायदा होगा। जो ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनको पॉजिटिवली लेना, उनको जितना जल्दी हो सके अप्लाई करना, जितना जल्दी हो सके कोई चेंजेस आ रहे हैं उसको अप्लाई करना। कोई नया एडवांटेज आया, जैसे कि कोई मशीनरी के अंदर अपग्रेडेशन आया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई मार्केट के अंदर, तो वो सभी फर्म्स के लिए इक्वली आ रही है। सभी फर्म के लिए एक्सटर्नल एडवांटेजेस वो इक्वल है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस फर्म पे कि कितना जल्दी वो उसको अडॉप्ट कर रही है, कितना जल्दी वो खुद की मशीनरी में ये एडवांटेजेस लेके आ रही है, कितना जल्दी वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। वो डिपेंड करता है उस फर्म पे कि कितना एफिशिएंटली और कितना लेस एफिशिएंटली उसने उस एडवांटेजेस को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट सिर्फ अंदर ही एक फर्म के अंदर जो एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है, और ये सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट फर्म को ही मिलेगा। ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज हर एक फर्म को इक्वली मिलती है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस फर्म पे कि कितनी जल्दी वो उस एडवांटेजेस को अडॉप्ट कर रही है। ठीक है, तो वो सारी एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है बाहर के एनवायरनमेंट से आती हैं, खुद का फर्म को उसमें कोई रोल नहीं होगा, खुद के एनवायरनमेंट से नहीं जनरेट होंगी, वो सारी आउटसाइड से आएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है उस फर्म पे कि कितना जल्दी वो उसको अडॉप्ट कर पा रही है, कितना जल्दी वो उस एडवांटेज का फायदा उठा पा रही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रही है। तो ये होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम आते हैं डिसइकोनॉमिक्स। डिसइकोनॉमिक्स भी सेम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये होती है हमारी डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव्स। ठीक है, और ये भी हमारी एडवांटेजेस, हमारे प्लस पॉइंट्स, पॉजिटिव्स। ठीक है, नाउ डिसइकोनॉमिक्स। What diseconomies can be defined as the negative benefits or disadvantages arising from scale of operations. These diseconomies will naturally result in the increase in the cost of the firm. These diseconomies can also be classified into internal economies and external diseconomies, which are arising within the firm and outside the firm respectively. ठीक है, ये इंटरनल जो होगा विद इन द फर्म होगा, एक्सटर्नल जो होगा आउटसाइड द फर्म होगा। ये डिसएडवांटेजेस होती हैं जो कि फर्म्स को होती हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द जो प्रोडक्शन लग रहा है इसमें हमेशा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कम लगता है, बिकॉज यहाँ पे एडवांटेजेस हो रहे हैं, हमें ऐसी चीजें, ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है और हमें मैक्सिमम आउटपुट रिकवर हो रहा है। और यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है कंपैरिजन टू हमारा आउटपुट जितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, these diseconomies can be classified into internal and external diseconomies which are arising within the firm or outside the firm respectively. The cost of implication of these economies and diseconomies will be discussed in these chapters. So now internal economies of scale. सबसे पहले हम आते हैं internal economies पे। पहला है इसमें इकोनॉमीज ऑफ सुपीरियर टेक्निक। Economies of superior technique. Large firms are able to purchase and install not only better machines used in general, but also specialized machines
spite of the high cost of such machinery, the per unit of output falls because of large scale production. Large firms therefore enjoy the benefits of superior techniques of production. Economies of superior technique. इंटरनल पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा अंदर का एक फर्म के इंटरनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है. इकोनॉमिक्स ऑफ सुपीरियर टेक्निक, दैट मीन्स बहुत हाई फाई टेक्निक्स, स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं. मोस्टली जो लार्ज स्केल फर्म्स हैं, जो बड़ी फर्म्स हैं, उसके अंदर ये इकोनॉमिक्स मिलती है जब हम बहुत बड़ी हाई फाई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मशीनरी यूज करते हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आती है. क्यों? क्योंकि ये बड़ी मशीनरी है, दैट मीन्स हमारा प्रोडक्शन भी बड़ा होगा, तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही कम हमारी कॉस्ट लगेगी. एक होता है इतनी सी मशीनरी पे, छोटा लेवल का मशीनरी है, उस पे उतने ही लेबर से काम करवाना, और एक होता है बड़ी मशीनरी पे काम करवाना. छोटी पे कम प्रोडक्शन होगा, बड़ी पे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लेकिन कॉस्ट हमारी उतनी ही लग रही है. ठीक है, तो इसलिए जब हम बड़े लेवल का प्रोडक्शन करते हैं तो हमेशा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगती है, बिकॉज हमारा लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है. तो जितना ज्यादा लार्ज स्केल होगा उतना ही कम हमारा कॉस्ट लगेगा. सेकंड इज इकोनॉमिक्स ऑफ लिंक्ड प्रोसेसेस. Economics of linked processes. A large firm can enjoy the benefits from backward and forward integration of processes. Instead of purchasing raw materials and other inputs from outside suppliers, the firm can decide to manufacture these inputs itself. This is in case of backward integration. This will benefit to the firm to produce inputs according to its own requirement and avoid the uncertainty, irregularity, and dependence on outside suppliers. Forward integration would involve the firm taking up the marketing function of selling and distribution of its own product on its own. It would perform the function of intermediary and sell the directly to its final consumer. The firm would not only save the expenses incurred on intermediary but shall be in a position to collect information about the market directly. Economics of linked processes. Linked processes दो टाइप की होती है. एक होता है backward integration, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. ठीक है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में दैट मींस जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो किसी आउटसाइड फर्म से खरीद रहे हैं, किसी आउटसाइड सप्लायर से खरीद रहे हैं, तो उस आउटसाइड सप्लायर को स्किप करके हम खुद ही हमारे अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग अपने इनपुट्स बनाना शुरू कर दें, अपने रॉ मटेरियल्स बनाना शुरू कर दें, तो वो था बैकवर्ड इंटीग्रेशन. अब हमारे आउटसाइड किसी के साथ कोई लिंक नहीं रहा, हमने खुद की ही फर्म के अंदर, उसके अंदर बड़ा कर दिया उसको, उसके अंदर खुद के अंदर ही रॉ मटेरियल्स इनपुट्स बनाने शुरू कर दिए, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के हम जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगाते हैं, हमें एडवर्टीजमेंट करनी है, हमें मार्केटिंग के लिए हमारे किसी बाहर से कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करना है कि वो हमारी एडवर्टीजमेंट बनाएगा, हमारी मार्केटिंग करेगा, जितने भी सेलिंग एक्सपेंसेस हम लगाते हैं तो वो सारे हम अवॉइड करके खुद ये सारे काम स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है हम फाइनल कंज्यूमर तक खुद पहुंचाएं. जितने भी हमारे बीच में मीडिएटर्स आ रहे थे उन सबको हम हटा के खुद फाइनल कंज्यूमर तक जाने लग जाएं, तो इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा? जितने भी हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे सारे खत्म हो जाएंगे, प्लस हमारी मार्केटिंग से जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हमें सब गैदर हो जाएगी खुद से. ठीक है, तो बीच में से सारे मीडिएटर हट जाएंगे, तो हमारे एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे, प्लस हमारा सेल भी ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज अब हम खुद काम कर रहे हैं. जो भी हमारा फाइनल कंज्यूमर है उसकी जो भी हमें बैकवर्ड उसका रिजल्ट मिल रहा है वो हम खुद देखेंगे, हम खुद उससे ग्रेडेशन लेंगे कि कैसा उसे गुड लगा, क्या उसमें कंप्लेंट्स आई, किसी बीच में मीडिएटर को अब हम नहीं लेंगे, हम खुद फाइनल कंज्यूमर से बात करेंगे. तो इसमें हमने बैकवर्ड लिंक भी बिठाया, हमने फॉरवर्ड लिंक भी खुद से जनरेट कर लिए. अब हमारे बाहर से किसी के साथ कोई रोल नहीं है, किसी मीडिएटर के साथ, किसी सप्लायर के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, तो हमने खुद से सारे काम भी स्टार्ट कर लिए. अब हमारी फर्म के अंदर भी सारे एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स ऑफ द यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स. Economics
For example, the bagasse left over after manufacturing sugar from the sugar cane can be used for producing paper by installing a plant for the purpose. Economics of the use of byproducts. Byproducts मतलब जो वेस्टेज निकलता है उसका भी यूज लेना, मतलब जो भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसके बाद कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर बचता है। कोई भी चीज हम बना रहे हैं उसका कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलेगा, तो उस वेस्टेज को भी वापस से रीयूज करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर केन से शुगर बनती है, तो शुगर केन का जो कचरा, शुगर बनने के बाद उसका जो जूस होता है वो निकलने के बाद जो कचरा बचता है उस कचरे से पेपर बनता है। तो मान लो उस वेस्टेज को भी हम यूज करने लग जाए और पेपर बनाने का काम शुरू कर दें, तो हम क्या कर रहे हैं, जो बाय प्रोडक्ट जो वेस्टेज था उसका फिर से रीयूज कर रहे हैं। तो है तो वो हमारी फॉर्म के अंदर ही, तो हमें इंटरनल इकोनॉमिक्स दिख रही है, इंटरनल एडवांटेजेस हम यूज कर रहे हैं। तो बाय जो प्रोडक्ट्स खराब हो चुके वेस्टेज प्रोडक्ट है उसका रीयूज करना। नेक्स्ट इज डायमेंशनल इकोनॉमिक्स। Dimensional economics. One of the technical economics from large-scale production is dimensional in nature. One of the simplest examples of economies of increased dimension is the manufacture and operation of double-decker buses. The cost of manufacture of a double-decker bus is lower compared to the manufacture of two single-decker buses. Further, a double-decker bus carries more passengers than a single-decker, and at the same time requires only one driver and one conductor like a single-decker bus. Thus, both manufacturing and operating costs are lower. According to Donald Watson, a wooden box that is 3 cubic feet can contain 27 times as much as box that is 1 cubic feet, but only 9 times as much wood is needed to the larger box. ठीक है, क्या ये डायमेंशन ऑफ इकोनॉमी दैट मींस कि हम मान लो हमारा जो काम था वो था मैन्युफैक्चरिंग का, हम एक सिंगल डेकर बस का मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वही अब हम अगर डबल डेकर बसेस बनाना शुरू कर दें तो क्या होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी है, हमारा ऑपरेटिंग का बिजनेस भी है, हम बसेस बनाते भी हैं प्लस जो हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रन कर रही हैं उस बसेस को ऑपरेट करवाने का भी काम हमारा है। ठीक है, उसमें जो ड्राइवर लग रहा है, कंडक्टर लग रहा है, वो भी हमारा ही है, हम भी उस बस को ऑपरेट कराते हैं, हम ही उस बस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर हम सिंगल डेकर की बस बना रहे थे तो हमारा लिए कॉस्ट भी ज्यादा लगती थी, पैसेंजर भी उसमें कम आ रहे थे, ठीक है, प्लस हमारा एक ड्राइवर लग रहा था, बस ड्राइवर और एक बस कंडक्टर भी हमें चाहिए था। वही अगर हम उसकी जगह डबल डेकर बस बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा, डबल डेकर बस मतलब ऊपर का भी अलग है नीचे का अलग है, तो अगर हम डबल डेकर बनाना शुरू कर देंगे तो उसमें पैसेंजर ज्यादा आएंगे, दैट मींस हमें उसका रेंट ज्यादा मिलेगा, प्लस हमें 2 ड्राइवर की जगह 1 ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, 2 कंडक्टर की जगह 1 कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम लगे, पैसेंजर ज्यादा आने लगे तो हमें रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, एक ड्राइवर 1 ही कंडक्टर की जरूरत पड़ रही है 2 की बजाय, तो हमारी सैलरी एंड वेजेस हम जो उसे पे कर रहे हैं वो भी हमारी कम लग रही है, तो काइंड ऑफ हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो इंटरनल इकोनॉमीज ही हो रही है कि हमने अब जो हमारा सिंगल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था अब हमने डबल कर लिया, हमने उसकी डायमेंशन बढ़ा दी, हम उसको डायमेंशनल यूज करने लगे, पहले हम एक काम करते थे अब हम 2 काम करने लगे, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हमने ऑपरेटिंग भी शुरू कर दिया, तो हमने अपने बिजनेस को बढ़ा दिया, हमने अपनी फर्म को बड़ा कर लिया, डायमेंशन बढ़ा दिया उसका। तो है तो ये इंटरनल इकोनॉमिक्स का पार्ट थी कि हमें इंटरनल इकोनॉमिक्स से एडवांटेज हुआ है, इंटरनल एनवायरनमेंट से एडवांटेज हुआ है। ये चारों पॉइंट हमारे इकोनॉमिक्स ऑफ सुपीरियर टेक्निक के ही पार्ट है।
in a position to reap the benefits of functional division of the activities. Separate functional departments are created such as production, finance, marketing, human resource, research and development, etc. Each functional department is headed by a manager who is responsible for the activities of his department. Delegation of work with matching authority to the workers with each functional department results in improving the productive efficiency of each and every worker of the organization. The efficiency of the workers and managerial staff improves further with the use of state-of-art office gadgets, communication with network computer system, fax machine, online electronic mail services results in saving a lot of time, money and effort. Further, with the use of operating systems designed specifically for each functional area, the office productivity of the works is greatly enhanced. Managerial economics, that means हमारे जो फर्म है उसके अंदर अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट बना देते हैं, दैट मीन्स प्रोडक्शन का अलग है, सेलिंग का अलग है, फाइनेंस का अलग है, HR का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, तो सारे अगर हमने फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए तो क्या होगा, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हो गए, जिसको मार्केटिंग का काम आता है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही जाएगा, जिसको फाइनेंस का काम आता है वो फाइनेंस में ही जाएगा, जिसको HR का आता है वो HR में जाएगा, जिसको प्रोडक्शन का काम आता है वो प्रोडक्शन में जाएगा। तो दैट मीन्स वर्कर्स और मैनेजर्स क्या हो गए, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, और उनको जो वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, जो उनको पावर दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट होगी। अगर हम ये सारा काम अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स करने लग जाएंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही हमारे फर्म के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो काम जिस वर्कर को दिया जा रहा है उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग होगा तो वो उस काम को जितना जल्दी हो सके करेगा, बिकॉज उसे ऑलरेडी काम आता है। तो जितना ज़्यादा हम ऐसी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लाएंगे वर्क के अंदर उतना ही जल्दी हमारा काम होगा, उतना ही एफिशिएंसी के साथ होगा, कॉस्ट भी कम लगेगी और जल्दी जल्दी काम भी पूरा होगा। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है कि हम जो जिस वर्कर को काम दे रहे हैं वो उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जितने अलग अलग हम डिपार्टमेंट बना देंगे हमारे फर्म के अंदर उतना ही वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा, प्लस काम जो है वो आसान हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन सा काम किस डिपार्टमेंट का है, सारा काम मेलिंग सिस्टम से हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेसिफिकली फंक्शन डिपार्टमेंट के लिए फंक्शन करेगा कि इस डिपार्टमेंट का ये वर्क है, इसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। ठीक है, फाइनेंस है तो फाइनेंस में क्या अकाउंट्स चाहिए, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। मार्केटिंग में क्या क्या अकाउंट्स की जरूरत होती है, वो अकाउंट ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग होगा, तो सारा काम इजीली होगा और जल्दी जल्दी होगा, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आएगी। तो यहाँ पे क्या यूज है, इंटरनल इकोनॉमिक्स यूज हो रही है, सारा एनवायरमेंट जो फर्म के अंदर का है, बाहर का इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, थर्ड वन इज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। Financial economics, firms with a large asset base with a goodwill in the market can raise timely and cheap finance from commercial banks, development banks, and also the general public by issue of shares and debentures. Ready access to the money market and easy availability of funds is an important merit of large-scale production. Further, large firms can enjoy financial economics by paying lower prices for raw materials due to bulk buying. Large firms are able to enjoy freight concessions from railways and road transport, prompt delivery, etc. This means more profit and less cost. फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की जो लार्ज फर्म्स होती हैं उनको क्या होता है, उनकी गुडविल भी अच्छी होती है मार्केट के अंदर, तो उनको क्या फाइनेंस इजीली मिल जाता है कमर्शियल बैंक से, चाहे कोई सोसाइटी का बैंक है, चाहे हम पब्लिक से जब पैसा उठाते हैं बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो जो भी हमें फाइनेंस मिल रहा है पब्लिक से वो इजीली मिल जाता है, या फिर हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट में भी बेनिफिट मिल जाता है कि जब बड़ी लार्ज फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, बल्क में रॉ मटेरियल्स बाय करती हैं। जब हम बल्क में कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ प्रोडक्शन करते हैं, किसी चीज़ का कुछ चीज़ बनाते हैं, तो जब बल्क चीज़ आ जाती है तो दैट मीन्स हमारे पैसे बचेंगे। हम रॉ मटेरियल्स भी खरीद रहे हैं तो हमारी छूट मिल जाएगी हमें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हम छुटवा सकते हैं, थोड़ी सी छूट हमें मिल सकती है। अगर हम बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वही उस चीज़ के हमारे पास पैसे कम लगेंगे, कॉस्ट हमारी कम लगेगी, तो बल्क में बाइंग होती है। ठीक है, तो और जब हम जो फाइनेंस हम अरेंज करेंगे वो इजीली अरेंज हो जाते हैं क्योंकि हमारी गुडविल मार्केट में अच्छी है, हमारी जो कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं वो बहुत हाई रेट हाई प्राइसेस के हैं, तो हमें पब्लिक से भी इजीली पैसा मिल जाता है, इजीली फाइनेंस मिल जाता है, हमारे शेयर्स एंड डिबेंचर इजीली इशू हो जाते हैं, हाई प्राइसेस पे इशू हो जाते हैं।
ठीक है। तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स मीन्स हमें फाइनेंशियल की भी अवेलेबिलिटी इजी मिल जाती है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। And last one is economics of welfare. Marketing economics. Marketing economics. Large firms stand to enjoy greater marketing economics. Marketing economics are not just limited to selling or advertising and generally believed. Large firms are able to undertake extensive market research surveys to identify the needs of the consumers and develop extensive market research surveys and develop products that will satisfy their needs better than its competitors. Large firms are able to modify the attributes and features of the product to cater to the changing tastes and preferences of consumer. Such activities, which are customer-centered, result in large volume of sales, thereby causing an appreciable increase in production. Marketing economics can also be achieved by the firm in its promotion activities like advertising, personal selling, sales promotion and publicity, and distribution function involving logistic management, dealing with order handling, storage and transportation activities. मार्केटिंग इकोनॉमिक्स की जो लार्ज फर्म होती है वो मार्केटिंग इकोनॉमिक्स को एंजॉय करती है। दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है हम बेच रहे हैं तो एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को चेंज करना, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, ये सारा नोटिस करना और उस मार्केट इंफॉर्मेशन को लेके प्रोडक्ट में चेंजेस लाना। सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सारी टेक्निक्स को अप्लाई करके, मार्केटिंग टेक्निक्स को अप्लाई करके प्रोडक्ट को बेचना, उसकी सेल्स को इंक्रीज करना। तो जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट में हमारी बचत होगी और जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। तो मार्केटिंग इकोनॉमिक्स भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होती है, एडवांटेजियस होती है कि हम मार्केटिंग करके अपनी प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और अपना कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Large firm possess the resources to establish as an in-house research and development department and employ trained research staff. In-house innovation in production process and in the product itself can be utilized by the firm to make the production function more efficient, resulting in increasing output and or reducing cost. कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खुद का एक फर्म के अंदर डिपार्टमेंट बना सकते हैं जहाँ पे हम स्किल्ड एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करेंगे, स्किल्ड एम्प्लॉयज रखेंगे जो मार्केट में रिसर्च कर सके ताकि हमारी फर्म का डेवलपमेंट हो सके। उसके अकॉर्डिंग वो रिसर्च करेगा मार्केट में जाके, वहाँ से इंफॉर्मेशन लाएगा कि क्या कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या डिसक्वालिटीज़ है, सारा कुछ मार्केट से गैदर करना, रिसर्च करना और फिर हमारे प्रोडक्ट पे वो सब चीज़ें अप्लाई करना ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा दिखे, अच्छा लगे लोगों को और वो बिके ज़्यादा। इसलिए हम इकोनॉमिक्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉइंट लेते हैं कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट ही अलग बना है। वहाँ पे हम ऐसे एम्प्लॉयज़ लेंगे जो बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड होंगे, जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो, जो मार्केट में जाकर रिसर्च करेंगे ताकि हम अपने प्रोडक्ट को उनसे अच्छा दिखा सकें। लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। A large firm with availability of large resources is in a position to provide welfare schemes for its managerial and technical staff, both within and outside the factory, better working environment, free or subsidized food and other facilities, recreation, crèches for the infants or working women are some of the measures to improve the working condition of the employees within the factory. This increase the efficiency of the human capital. Economics of welfare कि जितनी ज़्यादा लार्ज फर्म्स होंगी, जितनी ज़्यादा जिनकी गुडविल होगी, उसके अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट उतना ही अच्छा होगा। जो हमारे वर्कर्स हैं उनको फ्री फूड प्रोवाइड करवाना, उनको क्रैचेस देना, क्रैचेस मतलब कि जो ऐसी वुमेन है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जो वहाँ पे काम कर रही हैं, जो हमारी वर्कर हैं, उनके बच्चों को संभालने के लिए एक अलग कमरा होता है, प्ले रूम काइंड ऑफ प्ले रूम होता है जहाँ पे उनके बच्चे खेलते रहते हैं। उनको संभालने के लिए भी एक मेड्स रखी जाती है जो उनके बच्चों को संभालती है ताकि वो औरतें आराम से अपना काम कर सकें, उनके बच्चों को प्रॉपर खाना खिलाना, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो सेटिस्फाइड रहे। हम वेलफेयर कर रहे हैं,
क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा प्रॉफिट है, इतनी हमारी बड़ी फर्म है, इतना हमारा गुडविल है मार्केट के अंदर, तो क्यों ना हम हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको भी अच्छा बनाएं। तो ये सारी थी हमारी इंटरनल इकोनॉमिक्स के पॉइंट कि हमें इंटरनल इकोनॉमिक्स के एडवांटेजेस यहाँ से लगते हैं, या यहाँ हम जो भी हमें हमारे इनसाइड फैक्टर्स हैं उनको यूज करके हम ये एडवांटेजेस को अडॉप्ट करते हैं और हमारा प्रॉफिट और कॉस्ट डिक्रीज करते हैं।